The Storyteller Present. हेलो लिसनर, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। आइए कहानी के अगले भाग की शुरुआत करते हैं। अक्षत की सज़ा सुनकर तीनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। अक्षता लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर चुकी थी और हैरानी से सामने खड़े शख्स को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसने जो कुछ भी अभी सुना था। राघव एकदम से अपने होश में वापस आया था और ठीक उसके सामने जाकर खड़ा हो गया था। उसने उसकी आंखों में देखा और ठहरे हुए अंदाज में बोला, क्या बकवास कर रहे हैं? होश में हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को इन सब में घसीटने की? कम से कम उसके बारे में तो सोचिए। अरे कुछ भी नहीं तो अपने और उसके दरमियान मौजूद उम्र के फैसले का ख्याल कर लीजिए। अभी वो आपके सामने बिल्कुल बच्ची और आप उसे ऐसे सज़ा दे रहे हैं। मैं आपकी सज़ा को नहीं मानता। आपको जो भी सज़ा देनी है मुझे दीजिए, मगर प्लीज़ मेरी बहन को इन सब से दूर रखिए। उसकी कोई गलती नहीं है। उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। जो कुछ भी हुआ था अनइंटेंशनली हुआ था। अक्षत ने कुछ पल उसे ध्यान से देखा। ये शख्स जो आज तक उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया था, आज अपनी बहन के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो गया था और उसकी आंखों में देखते हुए अपनी बात अक्षत के सामने रख रहा था। उसने कुछ पल उसे देखा और फिर अपने अंदाज में बोला, सॉरी मगर मैं तुम्हारी बात को नहीं मान सकता। मैं तुम्हारी बहन को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। मैंने उसके लिए सज़ा डिसाइड कर ली है और अब उसे वो सज़ा भुगतनी होगी। बेहतर यही होगा कि तुम शांति से मेरी बात मान लो, वरना मैं वो करने पर मजबूर हो जाऊंगा जिसकी ख्वाहिश मुझे हरगिज़ नहीं है। मैं कभी भी किसी से ज़बरदस्ती करने का ख्याल नहीं रखता और यकीनन अगर तुम मुझे इसके लिए मजबूर करोगे तो मुझे ऐसा करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर फिर तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारे सामने उस अंदाज में आना होगा जो तुम्हारे लिए ख़तरनाक होगा। तो बेहतर होगा तुम मेरे साथ कॉर्पोरेट करो और इस शादी को रोकने की कोई भी कोशिश मत करना। तीनों अविश्वास से उसकी तरफ देख रहे थे और जानते थे उसने जितनी शांति और सादगी से अपनी बात उसके सामने रखी है वो सिर्फ एक मुखौटा है। अगर वो अपने पर आया तो यकीनन उन सबको बर्बाद कर लेगा और उसके लिए ये करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसने अक्षता को ज़मीन पर से उठाया और उसे लगभग खींचते हुए बाहर ले आया। वो नाजुक लड़की खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी मगर नाकामयाब हो रही थी। अक्षत की पकड़ उसकी कलाई पर बेहद मजबूत थी और वो उसे छुड़ाने में नाकामयाब थी। बेबसी से वो कभी उसे तो कभी अपनी कलाई को देख रही थी। अक्षत उसकी कोशिशों को महसूस कर रहा था और उसकी लगातार कोशिश का भी उसे पूरा एहसास था, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ सकता था। उसने जो सज़ा उसे सुनाई थी वो महज उसकी सज़ा नहीं थी, उसका असर अक्षत पर भी पड़ना था। वो जिस लड़की को इन सब में घसीट रहा था वो सिर्फ आम लड़की नहीं बल्कि उसकी कुल कायनात, उसकी पहली नज़र की मोहब्बत थी। मगर अफसोस, जैसा उसने सोचा था यहाँ वैसा कुछ नहीं था। बाहर आकर उसने झटके के साथ उसकी कलाई को छोड़ा और आग उगलती आंखों से उसे देखते हुए बोला, अब अगर तुम्हारे मुंह से कोई आवाज़ आई या तुमने मेरी बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की तो उसकी सज़ा तुम्हारे भाई को मिलेगी। बेहतरी इसी में है कि तुम मेरे साथ कॉर्पोरेट करो और जैसा मैं कहूँ वैसा करो, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे घर वालों का क्या हाल करूँगा। इसीलिए अब तुम कुछ भी नहीं करोगी और बस मेरा साथ दोगी। वो बेचारी पहले ही कुछ नहीं कह रही थी और अब उसके लहजे से वो बुरी तरह से डर गई थी। उसका वजूद कांप रहा था और वो पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। अक्षत ने गहराई से उसके हाव भाव का जायज़ा लिया मगर फिर उसे नज़रअंदाज करते हुए ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। राघव रावी के साथ जब तक दरवाजे पर उन्हें रोकने के लिए आया, अक्षत ने तेज़ी से गाड़ी बढ़ा दी और वो दोनों बस उन्हें जाता हुआ देखते रह गए। रावी ने बेचैन होकर कहा, हमें जल्दी से उनके पीछे जाना होगा। मैं अपनी बच्ची की ज़िंदगी इस तरह उनके साथ बर्बाद नहीं होने दे सकती। राघव कुछ करो, चलो यहाँ से, वरना अनर्थ हो जाएगा। और भी पता नहीं वो क्या बड़बड़ा रही थी, लेकिन राघव को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसका ध्यान अभी भी उस रास्ते की तरफ था जिधर से तेज़ी से वो गाड़ी गई थी। रावी के हिलाने पर वो अपने होश में वापस आया था और आराम से पैसेंजर सीट पर उसे बैठाते हुए उसकी गाड़ी बड़े से गेट को क्रॉस कर गई थी। वो लगातार रावी को शांत होने का इशारा कर रहा था, जो रो रो कर अपनी हालत को ख़राब करने में लगभग कामयाब हो चुकी थी। इस वक्त उसके दिमाग में बस अपनी बहन का ख्याल चल रहा था और वो बुरी तरह से उसके हवाले से बेचैन हो रहा था। अक्षत की गाड़ी हवा से बातें करते हुए सड़क पर दौड़ रही थी और उसके माथे पर नसें उभरी हुई थी, आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और उसे इस तरह देखकर अक्षता कांप रही थी, पर वो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जितनी तेज़ी से वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, सिर्फ कुछ मिनट का फासला तय करते हुए वो अग्निहोत्री मैंशन पहुंच चुका था। गाड़ी से बाहर आते हुए उसने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला था और लगभग खींचता हुआ उसे बाहर निकाला था। अक्षत ने के कहने पर यहाँ पर पहले ही
सारी तैयारियां हो गई थी और चारों तरफ सिंपल सी डेकोरेशन मौजूद थी। मेंशन की रौनक देखते ही बन रही थी और उसे देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये तैयारी सिर्फ कुछ घंटों में अरेंज की गई थी। अक्षत उसे खींचता हुआ लिविंग एरिया में ले आया, जहाँ पर करण बेचैनी से टहलता हुआ उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ी, चेहरे पर हैरानी और असमंजस के भाव आ गए। अक्षत का पूरा चेहरा आंसुओं से तर था और वो बिखरी हुई सी हालत में अक्षत के पीछे खड़ी थी। वो कुछ कह नहीं रही थी, मगर उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और उनमें जो कुछ भी मौजूद था करण को साफ नज़र आ रहा था। वो जल्दी से उनके पास आया और कुछ कहने की कोशिश करते हुए बोला, सर आप। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करता, अक्षत ने घूरते हुए उसकी तरफ देखा और वो एकदम से खामोश होने पर मजबूर हो गया। उसने चारों तरफ देखा और फिर करण को अप्रिशिएट करते हुए बोला, डेकोरेशन तुमने बहुत अच्छी करवाई है, मगर एक चीज़ की कमी है। करण के सवालिया अंदाज पर उसे देखने पर वो बोला, शादी का मंडप और पंडित। अक्षत का जवाब सुनकर करण बुरी तरह से हैरान हुआ और एकदम से बोला, मगर वो किस लिए? अक्षत ने अक्षता की तरफ देखा और उसे खींचकर उन दोनों के दरमियान लाते हुए बोला, आज हमारी शादी है जिसके लिए तुम्हें ये सब अरेंज करना होगा और ये सबसे ज़रूरी है। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। आधा घंटे मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए काफ़ी होंगे और वो हर चीज़ लिविंग एरिया में मौजूद होगी जिसकी मुझे ज़रूरत है, वरना तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या करूँगा। और याद रखो, मुझे शब्दों को दोहराने की ज़रूरत महसूस ना हो। इससे पहले करण पूरी तरह से अपने होश में वापस आ भी पाता, अक्षत ने अक्षता का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीढ़ियों की तरफ चला गया। कदमों की आहट से करण अपने ख्यालों से बाहर आया और तेज़ी से मेंशन का दरवाज़ा क्रॉस कर गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने बिना पीछे मुड़े कहा, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, इसीलिए वहाँ ज़्यादा समय बर्बाद मत करना और याद रखना कोई भी चीज़ छूटे ना। उसने इतनी ज़ोर से कहा था कि बाहर जाते हुए भी करण ने उसके शब्दों को सुन लिया था और अब उसके कदमों में तेज़ी आ गई थी। अभी वो गेट तक ही आ पाया था कि उसकी नज़र गाड़ी से उतरते राघव और रावी की तरफ गई और उन्हें देखकर उसने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर लीं। इस वक्त उन पर क्या बीत रही थी करण पूरी तरह से नहीं, मगर कुछ हद तक तो समझ ही रहा था। अक्षत अपने आगे किसी की नहीं सुनता था और कोई अगर ज़बरदस्ती अपनी बात उसके सामने रखने की कोशिश करता तो उसका खामियाजा भी उन्हें ही भुगतना पड़ता था। अक्षत को रोकना नामुमकिन था और जो रोक सकता था वो यहाँ पर था नहीं। तमाम बातों को सोचते हुए उसने सर झटका और तेज़ी से वहाँ से चला गया। उसे अब भी याद था कि जब एक्सीडेंट वाली फुटेज में अक्षत ने अक्षता को देखा था तो उसकी क्या हालत हुई थी। वो पूरी बात नहीं जान पाया था, मगर वो इतना ज़रूर समझ गया था कि अक्षत के लिए अक्षता कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, वरना वो उसके लिए ऐसी सज़ा तो बिल्कुल नहीं चुनता जिसमें सिर्फ अक्षता का नहीं उसका भी इन्वॉल्व होना बेहद ज़रूरी था। जाहिर सी बात थी, मामला इतना सुलझा हुआ नहीं था जितना नज़र आ रहा था। करण ने एक पल, एक आखिरी नज़र उन दोनों को देखा और फिर वहाँ से आगे बढ़ता चला गया। राघव रावी जितनी जल्दबाजी में आए थे उनका ध्यान करण के ऊपर नहीं गया था और वो अंदर की तरफ बढ़ गए। इधर जाते जाते करण ने फ़ोन मिलाकर गेट पर खड़े बॉडीगार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उन्होंने उन दोनों को अंदर जाने से रोक दिया। अक्षत अक्षता को लेकर अपने कमरे के बाहर आया। उसने उसका हाथ छोड़ा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, 5 मिनट में आ रहा हूँ, यहाँ से हिलना मत, वरना तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। इतना कहकर वो तेज़ी से कमरे के अंदर चला गया। वो पहले ही उससे डर रही थी, उस पर से उसकी बातें सुनकर उसका हाल और बेहाल हो रहा था। उसने बस खामोशी में सिर हिला दिया और अक्षत के कमरे के बंद दरवाजे को देखती रही। उधर वो अंदर सीधा चेंजिंग रूम में गया, वार्डरोब खोला और उसके सामने वही शॉपर दिखाई दिया जो उसने ख़ास तौर से उसके लिए ख़रीदा था। वो जल्दी से उसे बाहर निकाला और धीरे से उस शॉपर को खोला। उसमें मौजूद सामान को देखते हुए उसके चेहरे पर अजीब से इमोशन आ गए और उसने धीरे धीरे उन पर अपनी उंगलियां फिरानी शुरू की। इसी के साथ उसकी लाल आंखें आंसुओं से डबडबाने लगी और जज्बातों का एक पूरा समुंदर उसकी आंखों में उमड़ आया था। उसने उस शॉपर को अपने सीने से लगाया और लगभग खुद में समेटते हुए बोला, मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी जान कि तुम्हें मुझे ये इस तरह से देना होगा। उसकी आंखों के सामने वो वक्त गुजर गया जब उसने इसे ख़रीदा था। बहुत कुछ सोचा था, बहुत अरमान थे उसके जो किसी खंजर की तरह अब उसके सीने में चुभ रहे थे, लेकिन वो मजबूर था। कुछ देर तक वो खुद को
संभालने की नाकाम कोशिश करता रहा और फिर उसे लेकर बाहर आया। उम्मीद के मुताबिक उसने जैसा सोचा था वो वहीं पर खड़ी थी और उसका सर अभी भी झुका हुआ था। उसने एक नज़र उसे देखा, फिर हाथ में मौजूद सॉपर को और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी तरफ बढ़ाते हुए वो बोला, 15 मिनट में पहन कर तैयार हो जाओ, यहाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने नम आँखों से अक्षत की तरफ देखा। उसकी आंखों में बहुत से एहसास थे, लेकिन अक्षत उन्हें देखकर भी नज़रअंदाज कर रहा था। बस एक नज़र घूरते हुए उसने देखा, वो बुरी तरह घबराई। उसने उसका हाथ पकड़ा और दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए लगभग उसे अंदर धक्का दे दिया। उसके अंदर जाने के बाद वो खुद वहीं दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया और आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें भरने लगा। आज का एपिसोड यहीं पर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बने रहिए